मोहन खेती करके अपने घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में एक साधु बाबा एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे और उनके पैर से बहुत सारा खून निकल रहा होता है। साधु बाबा को देखकर मोहन भागता हुआ साधु बाबा के पास जाता है। बाबा रुको, आपके पैर से तो खून निकल रहा है। क्या हुआ है बाबा आपको? बेटा, एक कुत्ते ने मुझे काट लिया, इसीलिए मेरे पैर से खून निकल रहा है। कुत्ते ने काटा है? तो आप लापरवाही मत करो, आप अभी के अभी मेरे साथ अस्पताल चलिए, क्योंकि अभी आपको इंजेक्शन लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुत्ते के काटने पर इंजेक्शन लगवाना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना आगे जाके आपको बहुत परेशानी होगी। बेटा, तुम नेक दिल इंसान हो, वरना इस रास्ते से बहुत से लोगों ने मुझे नजरअंदाज किया और चले गए, पर किसी ने भी मेरी मदद करने के बारे में नहीं सोचा। तुम सच में अच्छे हो बेटा। चलो बाबा, अभी इन सारी बातों का समय नहीं है। मोहन बाबा की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है और उन्हें सीधा गांव के अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर बाबा को कुछ इंजेक्शन और दवाइयां दे देते हैं। उसके बाद मोहन बाबा को लेकर अस्पताल से बाहर आ जाता है। बाबा जाते जाते मोहन से कहते हैं, बेटा, आज तुमने जो किया है वो बहुत पुण्य का काम है। देखना, बहुत जल्द तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, और जिस दिन तुम्हारी किस्मत बदलेगी उस दिन अपने आप तुम्हें मेरी बात याद आने लगेगी। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि वो हमेशा तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, क्योंकि हमारे समाज को और इस दुनिया को तुम जैसे लोगों की ही जरूरत है। अच्छा बाबा, ठीक है, आप समय से दवाइयां खा लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भी लापरवाही करने की कोशिश मत कीजिएगा। नहीं नहीं बेटा, तुमने जैसा मुझे समझाया है मैं वैसे ही दवाई खा लूंगा। भगवान सदैव तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बाबा की बात सुनकर मोहन मुस्कुराता है और फिर वहां से अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद मोहन की पत्नी शीला, जो कि बहुत देर से अपने पति का इंतजार कर रही होती है, वो मोहन से कहती है, क्या बात है, कहाँ थे तुम? तुम्हें पता भी है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। खाना भी ठंडा हो चुका है। रोज रोज का तुमने लेट आने का ड्रामा बना लिया है बस। अरे शीला, मैं तो टाइम से ही निकला था, पर रास्ते में कुछ ऐसा हो गया कि जिस वजह से मुझे अस्पताल जाना पड़ा। और तुम तो जानती हो ना कि कब कहाँ कौन सी इमरजेंसी पड़ जाए ये किसी को नहीं पता होता। ऐसा क्या हो गया था? तुम ठीक तो हो ना? जल्दी बताओ, क्या हुआ था? तुम्हें तो कहीं चोट भी नहीं लगी है, फिर तुम अस्पताल क्यों गए थे? जल्दी बताओ ना, क्या हुआ था तुम्हें? वो रास्ते में मुझे एक बाबा मिले थे। उनके पैर से बहुत सारा खून निकल रहा था, क्योंकि उन्हें किसी कुत्ते ने काट लिया था। इसीलिए मैं उनको अस्पताल लेकर गया था, क्योंकि तुम तो जानती ही हो कुत्ते के काटने पर इंजेक्शन लगवाना कितना जरूरी है। ये तो बहुत अच्छा काम किया है तुमने। आज मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अच्छा चलो, फिर तो मैं सच में कुछ अच्छा काम करके आया हूँ। मोहन की बातें सुनने के बाद शीला को अपने पति पर गर्व महसूस होने लगता है और वो अपने हाथों से अपने पति को खाना खिलाने लगती है। जिसके बाद वो दोनों पति पत्नी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन मोहन को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रहा था। उसको बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। एक एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। मैं अगर ऐसे ही बार बार करवटें बदलता रहूंगा तो शीला की आंखें खुल जाएंगी और वो मुझे ऐसे परेशान देखकर परेशान होने लगेगी। मोहन जैसे तैसे खुद को समझाकर शांत करता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह मोहन फिर से सेठ कल्लू के पास खेती करने के लिए जाता है, जहां वो मटर की खेती किया करता था। लेकिन खेती करते करते मोहन को खेत में एक बड़ा ही अनोखा मटर दिखाई देता है। मोहन मटर को उठाकर उसे छीलता है और मटर छीलते ही मटर से हीरे निकलते हैं। हीरे देखकर मोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे भगवान, ये कैसी लीला है तुम्हारी। मटर से हीरे निकल रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, सेठ को इस बारे में बताता हूँ। मोहन तुरंत मटर से निकले हुए हीरो को वहीं छोड़कर सेठ के पास जाता है, जहां सेठ गांव के मुखिया के साथ बैठा हुआ था। क्या बात है मोहन, वहां क्यों खड़े हो? तुझे इस वक्त खेत में होना चाहिए था ना। मालिक, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप 5 मिनट के लिए मेरे साथ बाहर चलिए। मैं तेरा गुलाम नहीं हूं जो तेरे आगे पीछे घूमूं। चुपचाप यही मुझे सारी बात बता। बोल, क्या बात करनी है तुझे? मालिक, दरअसल बात यह है कि मैं खेती कर रहा था, तो खेती करते करते। अच्छा, तो खेती करते करते तुझे चोट लग गई और अब तुझे छुट्टी चाहिए,
तो मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ, मैं तुझे कोई छुट्टी वुट्टी नहीं देने वाला हूँ। सारा काम खत्म करने के बाद ही तुझे घर जाना है, काम चोर कहीं का। अरे कल्लू, ऐसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। अरे ये लोग एक लंबी चौड़ी कहानी बनाकर हम जैसे अमीर लोगों को सुना देते हैं, और हम अमीर लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हम इनकी बातों में आ जाते हैं। नहीं नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे कोई चोट नहीं लगी है और मुझे कोई छुट्टी नहीं चाहिए। वो दरअसल बात यह है कि जब मैं खेती कर रहा था तो मुझे एक बड़ा ही अनोखा मटर मिला। वो मटर देखने में काफी बड़ा था। मैंने जैसे ही उस मटर को छीला, उस मटर से हीरे निकलने लगे। मोहन की बातें सुनकर सेठ और मुखिया दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो दोनों मोहन का मजाक बनाने लगते हैं। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? हीरो की बात तेरे मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही मोहन। अरे ना तो तेरे बाप ने कभी हीरे देखे होंगे, ना ही तेरे दादा ने, और ना ही तेरे दादा के बाप ने। कल्लू सेठ, मैं तो कहता हूँ इस मोहन को अपने यहाँ काम से निकाल दो। अरे बेकार में ऐसे निठल्ले और बेवकूफ लोग रखे हैं तुमने अपने पास काम करने के लिए। अरे देखो ना, यहीं खड़े खड़े इसने 15 मिनट खराब कर दिए। मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ा काम चोर है, तभी तो ऐसी बेवकूफ वाली बातें कर रहा है यहाँ पर। हाँ मुखिया, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। नहीं नहीं मालिक, आप मुझे काम से मत निकालिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप दोनों अभी के अभी मेरे साथ खेत पर चलो, मैं आप दोनों को दिखाता हूँ कि मटर में से सच में हीरे निकल रहे हैं। देख, हमारा समय बर्बाद मत कर। तुझे पता है मैं और मुखिया यहाँ बैठकर कितनी जरूरी बातें कर रहे हैं, और एक तू है कि बेकार में हमारा समय बर्बाद कर रहा है। ध्यान से सुन ले मेरी बात। आज तू आधा घंटा लेट घर जाएगा क्योंकि तेरी वजह से हमारा समय बर्बाद हुआ है, और चुपचाप यहाँ से जा, बेकार में हमारी ये शक्ल मत देख। बेचारा मोहन उदास होकर वहाँ से वापस खेत में आ जाता है। तभी उसे जादुई हरे मटर की आवाज आती है। मोहन, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये जादुई हरे मटर का कमाल है, और उस मटर से निकलने वाले हीरे तुम्हारे लिए है। तुम एक नेक दिल इंसान हो, और देखो अब तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। इन हीरों को तुम अपने पास संभाल कर रखो, और दोबारा सेठ को इस बारे में कुछ मत बताना। लेकिन मैं सेठ को क्यों ना बताऊं इसके बारे में? ये खेत सेठ का है, और खेत में होने वाले मटर भी सेठ के ही हैं, तो उस हिसाब से ये सब कुछ सेठ का हुआ ना। मोहन, तुम बहुत ईमानदार हो और तुम्हारा मन बहुत साफ है, इसीलिए तुम्हें जादुई हरे मटर मिले हैं। सेठ बहुत लालची और कपट से भरा हुआ इंसान है, इसीलिए ये सेठ के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है। मोहन उस आवाज को बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। उसके बाद उसका ध्यान सीधा साधु बाबा की बातों पर जाता है और मोहन समझ जाता है कि ये सब उसके लिए है। इसलिए मोहन उन हीरो को और जादुई हरे मटर को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी शीला को सारी बात बताता है। फिर तो वो जरूर कोई चमत्कारी बाबा थे जिनकी मदद तुमने की थी। सही कहा है किसी ने, हमेशा इंसान को पुण्य करना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ तुम्हें तुम्हारे पुण्यों का फल मिल जाए ये तुम भी नहीं जानते। हाँ शीला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं सोच रहा हूँ कि जादुई हरे मटर से निकलने वाले जो हीरे हैं उन्हें बेचकर अपने लिए 2-3 खेत खरीद लूं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और मैं तो चाहती हूँ कि हम अपने खेत में गरीब और जरूरतमंद लोगों को ही काम पर रखें, क्योंकि इससे उन लोगों की मदद भी हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। और हाँ, हम हमेशा अपने खेत में काम करने वाले लोगों का खूब ध्यान रखेंगे, ताकि उन्हें ये ना लगे कि वो सिर्फ एक मजदूर है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शीला, लेकिन उससे पहले हमें हीरों को किसी जौहरी के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम उन्हें बेचेंगे नहीं तब तक हमें पैसे कैसे मिलेंगे। मोहन और शीला जादुई हरे मटर पाकर बहुत खुश थे। वो दोनों अब अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे। इसलिए मोहन और शीला जादुई मटर की मदद से निकलने वाले हीरो को एक जौहरी के पास ले जाते हैं और उन हीरो को बेचकर बदले में पैसे ले लेते हैं। जिसके बाद मोहन एक अच्छी जगह पर अपने लिए बहुत सारा खेत खरीद लेता है और उन खेतों पर गरीब जरूरतमंद लोगों को काम करने के लिए रख लेता है। एक दिन मोहन अपने खेत पर जाता है जहां मोहन के मजदूर खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी मोहन उन सभी को 500 रुपए का नोट देते हुए कहता है, बहुत अच्छे हैं मालिक, आप जैसा मालिक मिलना बहुत किस्मत की बात होती है। अरे आज के जमाने में कौन सोचता है गरीब मजदूरों के बारे में। अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आपकी तरह आम इंसान ही हूँ, और गरीबी को मैंने भी बहुत अच्छी तरह से जाना है, पहचाना है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी भूखा रहे। मालिक, ये तो आपका बड़प्पन है कि इतना अमीर होने के बावजूद आप लोगों के बारे में इतना सोचते हैं।
मोहन के पास काम करने वाले सभी मजदूर बहुत खुश रहा करते थे, क्योंकि मोहन सभी का बहुत ख्याल रखा करता था। देखते ही देखते वक्त तेजी से गुजरने लगता है और अब मोहन भी बहुत बड़ा अमीर सेठ बन जाता है और वो हंसी खुशी अपने जीवन में सभी की मदद करते हुए आगे बढ़ता है। अभी कुछ समय पहले ही सीमा की शादी विनोद से हुई थी और शादी के बाद सीमा को पता चला कि विनोद बाजार में कटहल बेचने का काम करता है। ये सच जानने के बाद सीमा को अपने पति पर बहुत गुस्सा आता है। देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने और आपके घर वालों ने मुझसे और मेरे परिवार से झूठ क्यों बोला। आपने तो कहा था कि आप एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते हैं, पर यहाँ तो सच्चाई कुछ और ही है। अरे इतना ड्रामा क्यों कर रही है तू? और तुझे तो अच्छे से पता है ना कि एक पत्नी का फर्ज होता है अपने पूरे परिवार को संभालना, और जब तू इस घर में आ ही गई है तो ये काम अब से तुझे ही करना है। अरे कैसे पति हो आप? एक तो पहले ही आपने मुझसे इतना सारा झूठ बोला, ऊपर से आप ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये पत्नी होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने पूरे परिवार को संभालूं। आपने झूठ क्यों बोला? और आप भी तो मेरे पति हैं ना, आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप मुझे और अपने पूरे परिवार को एक अच्छा जीवन दे। देख, अब अगर तुझे मेरी सारी सच्चाई पता चल गई है तो अब मुझे किसी बात का कोई अफसोस नहीं है और ना ही कोई डर। मैं बाजार में कटहल बेचता हूँ और गांव में जो कटहल का खेत है वहीं से तुझे रोजाना कटहल तोड़ के लाना होगा और कटहल को साफ करके बाजार में बेचना होगा। अब तक जो काम मैं करता था अब तुझे करना है। विनोद एक नंबर का नशेड़ी था। वो कभी बाजार में कटहल बेचने जाता तो कभी सारा दिन यहाँ वहाँ मटर गश्ती करता रहता और दारू पीकर कहीं भी पड़ा रहता। विनोद की वजह से सीमा को बहुत परेशान रहना पड़ता था। इसलिए सीमा एक दिन अपनी सास कमला से विनोद की शिकायत करती है। माँ जी, आप इनको समझाते क्यों नहीं हो? ये रोजाना दारू पीकर आते हैं, कभी सड़क पर पड़े रहते हैं तो कभी कहीं और। आखिर ऐसा कैसे चलेगा माँ जी? शादी से पहले मैंने अपने मन में अपने ससुराल वालों के लिए और अपने पति के लिए बहुत सारे अरमान सजा के रखे थे, पर यहाँ आने के बाद मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया है माँ जी। देख, फिजूल की बातें के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और हाँ, माना कि हमने तुझे और तेरे परिवार से झूठ बोला है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू बार बार एक ही चीज को लेकर हमसे बहस करती रहेगी। सीमा, देख, बात को समझने की कोशिश कर। विनोद अब तेरा पति है। हाँ, विनोद नशेड़ी है, इसलिए मुझे उसकी शादी करवाने के लिए तुझसे और तेरे परिवार वालों से झूठ बोलना पड़ा। पर सच्चाई अब ये है कि तू इस घर की बहू है, तो अब तुझे सब कुछ संभालना होगा। कमला की बातों से सीमा को साफ साफ समझ में आ जाता है कि विनोद के साथ साथ उसका पूरा परिवार भी इस झूठ में शामिल था। इसलिए सीमा अपने घर वालों को फोन करके इस बारे में बताती है। लेकिन कहते हैं ना, एक औरत का जीवन इस संसार में बहुत कठिनाइयों भरा होता है। सीमा के माता पिता ने भी सीमा का साथ देने से मना कर दिया था। बेचारी सीमा बहुत परेशान थी। उसे मजबूरन अब अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए बाजार में कटहल बेचना पड़ता है। एक दिन सीमा बाजार में कटहल बेच रही थी, लेकिन उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था। एक तो वैसे ही मेरी किस्मत इतनी खराब है कि ऐसे बुरे वक्त में कोई मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। ऊपर से शाम होने को आ गई है, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। आज का तो पूरा दिन ही खराब चला गया। जब से शादी हुई है तब से ऐसा लग रहा है मानो पूरी जिंदगी खत्म हो गई है मेरी। देखते ही देखते रात के करीबन 8 बज जाते हैं। इसलिए अंत में सीमा अपना सारा सामान उठाकर घर आ जाती है। घर आते ही वो देखती है कि विनोद नशे में चूर होकर वहीं जमीन पर पड़ा है। ये सब क्या है? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे मैं यहाँ इतनी मेहनत से एक एक रुपया जोड़ती हूँ और एक तुम हो जिसे दारू पीने से ही फुर्सत नहीं मिलती। अगर यही सब करना था तो क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की तुमने? अरे मुझे तुम्हारे साथ कटहल बेचने में भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम तुम मेरा साथ तो दो। एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छे पति की तरह मेरे साथ तो चलो। ओ दारू बदनाम कर गई, बदनाम कर गई, दे दारू, ओ दारू, मैं हूँ तेरा दीवाना। अरे तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़े हैं क्या? आखिर कब समझ में आएगा तुम्हें? हे भगवान, जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी इस इंसान से शादी करके। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
सीमा बहुत मजबूर हो चुकी थी। रोज रोज घर में वही सब देखकर सीमा को अपने ही घर में घुटन सी हो रही थी, लेकिन बेचारी के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए मजबूरन उसे अपनी फूटी किस्मत को स्वीकारना पड़ता है। सीमा के गांव में एक कटहल का खेत था। सीमा रोजाना उसी कटहल के खेत से कटहल तोड़कर उन्हीं कटहल को बाजार में बेचा करती थी। रोज की तरह सीमा फिर से कटहल के खेत में जाती है। सीमा देखती है कि खेत में एक भी कटहल नहीं है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से कटहल लाए। अरे ये क्या, खेत में तो एक भी कटहल नजर नहीं आ रहे हैं। सारे के सारे पेड़ खाली है। लगता है मुझसे पहले ही कोई इस खेत से कटहल तोड़कर ले गया। हे भगवान, एक तो वैसे ही किस्मत खराब है, ऊपर से रोज एक के बाद एक नया कलेश होता ही रहता है। बेचारी परेशान होकर वहीं एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठ जाती है। तभी सीमा की नज़र एक पुराने कटहल के पेड़ के ऊपर जाती है। उस पेड़ के ऊपर काफी सारी धूल मिट्टी जमा हो रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो कटहल का पेड़ सदियों पुराना है। पेड़ काफी सूखा था, ऊपर से उस पेड़ पर खूब सारी धूल मिट्टी जमा हो रखी थी और आसपास काफी गंदगी भी थी। लेकिन वो कटहल का पेड़ बहुत अनोखा था। पूरा का पूरा पेड़ ही लाल रंग का था। लाल रंग के कटहल के पेड़ को देखकर सीमा हैरान थी। अरे ये कैसा कटहल का पेड़ है? ये कटहल का पेड़ तो लाल है। एक काम करती हूँ, इसके आसपास जितनी भी गंदगी है उसे साफ करती हूँ, तब जाकर पता चलेगा कि ये सच में कटहल का पेड़ है या फिर कुछ और है। सीमा उठकर लाल कटहल के पेड़ के पास जाती है और कटहल के पेड़ के पास जितनी भी गंदगी आती उन सभी गंदगियों को साफ करने लगती है। धीरे धीरे सीमा सारी गंदगियों को साफ कर देती है और गंदगी साफ होते ही वो कटहल का पेड़ एकदम स्वस्थ लाल रंग के कटहल के पेड़ जैसा हो जाता है और वो सीमा को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर सीमा डर जाती है। शुक्रिया शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से मैं श्राप मुक्त हुआ हूँ। सदियों से मैं इस तरह गंदगी में जकड़ा हुआ था, पर तुमने आज मुझे श्राप मुक्त किया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सीमा। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा तो सर घूम रहा है। मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तुम एक पेड़ हो लेकिन फिर भी तुम इंसानों की तरह बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई लाल कटहल का पेड़ हूँ। मेरे पास बहुत सारी जादुई अद्भुत शक्तियां हैं, इसीलिए मेरे बहुत सारे दुश्मन भी हैं। बहुत समय पहले की बात है, मैं जिस जादुई नगरी में रहता था उसी जादुई नगरी में एक बुरी जादूगरनी भी थी। उस जादूगरनी को मेरी शक्तियों से बहुत ईर्ष्या थी, क्योंकि मैं बहुत ताकतवर और शक्तिशाली था। मुझे शुरू से ही साफ सफाई बहुत पसंद थी, लेकिन बुरी जादूगरनी बहुत गंदगी में रहा करती थी। वो खुद की कोई साफ सफाई नहीं करती थी। इसीलिए एक दिन मैंने जादूगरनी का मजाक बना दिया, जिससे बुरी जादूगरनी को मुझ पर गुस्सा आया और उसने मुझे हमेशा गंदगी में रहने का श्राप दिया। और उसने कहा कि मैं इस श्राप से तभी मुक्त हो सकता हूं जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से मुझ पर लगी गंदगी को साफ कर दे। अच्छा, तो ये बात है। चलो अच्छी बात है, मैं किसी को तो काम आई। वैसे तो मेरी किस्मत बहुत खराब है, पर आज मुझे तुम्हारा श्राप मुक्त करवाकर बहुत खुशी मिल रही है। हाँ, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रोजाना तुम्हें इस खेत में कटहल तोड़ते हुए देखा करता था, पर श्राप में जकड़े होने के कारण मैं कभी तुमसे बात नहीं कर पाया। और मैं जानता हूं कि तुम बहुत परेशान हो। तो बताओ, जैसे तुमने मेरी मदद की ठीक वैसे ही मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। सीमा जादुई लाल कटहल के पेड़ को अपनी सारी बात बताती है। सीमा की सारी बातें सुनने के बाद जादुई लाल कटहल कहता है, सीमा, जैसा तुमने मेरी मदद की है ठीक वैसे ही मैं हर मोड़ पर तुम्हारी मदद करूंगा। जब भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी, तुम सच्चे मन से मुझे याद करना। मैं तुरंत तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। सीमा जादुई लाल कटहल का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी घर आ जाती है और इसी तरह से 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। सीमा अब बाजार में कटहल बेचना बंद कर देती है, जिस पर विनोद और कमला को गुस्सा आता है और वो दोनों गुस्से में सीमा के पास जाते हैं और कहते हैं, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से तू बाजार में कटहल बेचने के लिए नहीं जा रही है। अगर ऐसे ही घर में आराम करती रहेगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत है और तुम स्वस्थ भी हो। एक पति होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम एक जिम्मेदार पति की तरह अपनी पत्नी और पूरे परिवार को एक अच्छा जीवन दो। इसलिए आज से मैं काम पर नहीं जाऊंगी। घर खर्च कैसे चलेगा इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। विनोद को गुस्सा आता है और विनोद सीमा को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है,
सीमा अपने मन में जादुई लाल कटहल को याद करती है। तभी जादुई लाल कटहल की शक्तियां सीमा के अंदर प्रवेश कर जाती है। सीमा गुस्से में विनोद और कमला को एक हाथ से उठाकर हवा में उछालने लगती है, जिससे दोनों माँ बेटा बुरी तरह से डर जाते हैं। अरे सीमा, हमें माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ मैं अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, बल्कि हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। एक जिम्मेदार पति की तरह मेहनत करके अपने पूरे परिवार को संभालूंगा और दारू कभी नहीं पीऊंगा। मैं वादा करता हूँ सीमा, मुझे छोड़ दो। इस तरह से विनोद और कमला बुरी तरह से डर जाते हैं। उसके बाद सीमा उन दोनों को छोड़ देती है। और अब क्या था, अगले ही दिन से विनोद एक जिम्मेदार पति की तरह बाजार में कटहल बेचना शुरू कर देता है और वो दोबारा ना तो कभी दारू पीता है और ना ही कभी सीमा को परेशान करता है।